ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा, आप लोग अगर साथ साथ में हुआ तो लिखते चलिए। ठीक है, अगर कुछ नोट्स वगैरह आप लेके चल सकते हो। ठीक है, साथ साथ में। देखिए बेटा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा टिश्यू के बारे में। ठीक, तो चलिए, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। ठीक है, इसका मतलब क्या आया देखिए बेटा। तो जब हमारे रॉबर्ट हुक नामक एक युवक थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है, ठीक है, वो एक कॉर्क को क्या कर रहे थे बेटा, उसको एग्जामाइन कर रहे थे, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे ना ऐसे छोटे छोटे हनी कॉम की तरह खांचे बने हुए थे, बहुत सारे छोटे 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 छोटे। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपके खांचे बने हुए थे, ऐसे बॉक्सेस थे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ये पेड़ की छाल से जो निकलता है ना बेटा, उसको कॉर्क बोलते हैं। और ये वो साल था बेटा जब आपका 1665 था, when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था बेटा, उसमें उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि जो पेड़ की छाल थी बेटा, कॉर्क, उसमें जब उन्होंने देखा तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप के कुछ एक कंपार्टमेंट वगैरह बने हुए थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। तो उन्होंने 1665 में इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल। अब जो ये सेल है बेटा, सेल के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। ठीक है बेटा, इंग्लिश में अगर सेल की बात करें तो इंग्लिश में सेल की एक और मीनिंग निकल के आती है, एक तरह से एक कमरा जहाँ पे है ना कैदियों को रखा जाता है बंद करके, है कि नहीं। तो इस तरह से तो आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें थी। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, छोटा रूम। ठीक है, छोटा सा रूम। ठीक है, लैटिन वर्ड है। दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट मतलब कि इंसिडेंट लगता है कि अरे बहुत छोटी सी बात थी ये, इस सेल के बारे में बताया। ठीक है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा हिस्ट्री ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस की हिस्ट्री को बदलने वाला था। ठीक है, ये एक तरह से कंप्लीटली आपके नजरिए को बदलने वाला था। ठीक है, this was the very first time that someone had observed that living things appear to be consist of separate units। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने देखा था कि आपका जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना बेटा, जिंदा चीजें, वो छोटे 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 चीजों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अभी नॉर्मली अगर हम अपने आप को देखें तो हमें लगता है कि एज अ होल हम लोग एक सिंगल पीस है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने हैं, और वही आपके सेल होते हैं। ठीक है, एंड द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू बी डिस्क्राइब्ड दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और आज तक से भी हम लोग सेल जो शब्द है बेटा उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हम इस पूरे चैप्टर में बेटा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी जरूर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आगे देखिए बेटा नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपका मेन जो सवाल है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे जो इस सवाल का जवाब जो है देखिए बेटा क्या मिलता है आपको, यहाँ पर किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे बताया गया है कि दी we can try preparing temporary amount of peel of onions of different sizes। what do we observe। तो जब हम आपके जो ये ऑनियन के जो पील होते हैं ना बेटा, उसकी एक परत अगर निकालते हो, उसका आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें ना आपके छोटे छोटे ना आपके अलग अलग सेल्स होंगे। ठीक है, जो कि आप अलग अलग तरह से देख सकते हो। सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। सो दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर they form a big structure like an onion bulb। We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structures visible under a microscope। The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from। ठीक है, जितने भी आप ऑनियन अलग अलग साइज के ले लो बेटा, सब में सेल आपको सेम ही मिलेंगे। एंड these small structure that we see are the basic building units of the onion bulb and these structures are called cell। तो यहाँ पे यही बताया गया बेटा कि एक लिविंग बीइंग जो होता है ना बेटा, उसकी बेसिक बिल्डिंग यूनिट जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है बेटा, सेल होती है। तो याद रखिए, द बेसिक बिल्डिंग यूनिट या द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है,
ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज सेल, ठीक है, ये सेल। तो हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है बेटा? सेल से बना हुआ है, ठीक है। नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके आसपास है बेटा सब सेल से बने हुए हैं। एंड हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। बट ऐसा मत समझना कि आपके सेल से जुड़ के बहुत बड़ा आपके ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऐसे भी आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्स में भी। जैसे हम लोग सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटा, हम सब मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे भी सेल्स होते हैं बेटा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल ही है और जिंदा भी है, ठीक है। जैसे अमीबा जो है बेटा, ये इसका एग्जांपल होता है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं बेटा जो कि यहाँ पे बताए गए। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो 1665 में बेटा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। क्या होता? सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है बेटा? आज के जमाने में सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपके वो बॉक्सेस में भी आते हैं ना आजकल, वो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस, उसमें आपके मैग्नीफाइंग ग्लास रखा होता है बेकार वाला, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम लोग बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ल्यूवेनहॉक ने फिर क्या किया बेटा? 1674 में कहा विद द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, और इन्होंने यहाँ पे एक नया माइक्रोस्कोप बनाया जो कि आपका इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप है। डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। तो उन्होंने एक लिविंग सेल को डिफाइन किया जो कि आपके पॉन्ड वाटर से उन्होंने डिराइव किया था, ठीक है। पॉन्ड वाटर में निकाल के दिखाया कि पॉन्ड के ऊपर में लिविंग सेल्स होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार आपके पूरी दुनिया में किसी आदमी ने लिविंग सेल को डिफाइन किया, ठीक है। और वो कौन था बेटा? ल्यूवेनहॉक। कौन था बेटा? ल्यूवेनहॉक। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब देखिए बेटा 200 साल बाद, 1674 के बाद सीधा 1831, 200 साल के बाद अब क्या हुआ देखिए। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियाई इन द सेल। उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिफाइन किया। मतलब कि सेल के अंदर में बेटा क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस भी होता है। उसके बारे में कब बताया? 200 साल के, लगभग 200 साल के बाद बताया गया। जो और वो किसने बताया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन वो है जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया बेटा? न्यूक्लियस को। तो प्लीज ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है, और आपके ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। समझ रहे हो ना बेटा? तो हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे फिर परकिंजे आए। परकिंजे ने क्या किया बेटा? ठीक है, परकिंजे इन 1839 coined the term प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे परकिंजे ने क्या किया बेटा? 1839 में प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द कॉइन किया फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर में जो आपका फ्लूइड सब्सटेंस होता है बेटा, जो कि लिक्विड सब्सटेंस होती है बेटा, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले किसने फाइंड किया बेटा? परकिंजे ने, ठीक है। द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, स्कैल्डियन एंड स्वान, ठीक है। स्कैल्डियन एंड स्वान ने बेटा आपका बताया, स्कैल्डियन एंड स्वान ने, देखिए बेटा स्कैल्डियन ने बताया 1838 को और स्वान ने बताया बेटा ये 1839 को। तो ध्यान में रखना बेटा कि सेल थ्योरी देने वाले कौन थे? स्कैल्डियन एंड स्वान। तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यहां पे चीजें किस तरह से काम कर रही है। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया है, ठीक है। आपके ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल के बारे में बताया है, ठीक है। आपके रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में परकिंजे ने बताया है, ठीक है। और उसके बाद स्कैल्डिन एंड श्वान ने बताया है कि सेल थ्योरी क्या होती है, कि सारे के सारे जितने भी एनिमल्स और प्लांट है वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। ये सेल थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बेटा आगे की कहानी क्या आ रही है, आगे क्या बताया जा रहा है। फिर बताया द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्क्यू ने फिर इसको क्या किया बेटा? आगे फर्दर एक्सपेंड किया है। कोई बात नहीं, ये वर्क्यू का नाम आप याद रखिए एक्सपेंशन के लिए, कि सेल थ्योरी में और क्या क्या चीजें ऐड करी गई, ठीक है। और फाइनली आप देख सकते हो कि बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल है बेटा वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप सब सबसे पहले पता है क्या थे? आप सब सबसे पहले एक स्पर्म और ओवम थे जो फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद ये क्या बने? एक लिविंग सेल बने। और उससे फिर धीरे धीरे अभी आप देखिए इतने बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं जिसमें कि आपके बॉडी में भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आप गिन भी नहीं सकते।
कंटिन्यूअसली वो बन रहे हैं, मर रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि आप 2 सेल से मिलके बने और आज आप ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो। कितने हो बेटा? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो इस तरह से आप यहां पे समझेंगे। एंड विद द हेल्प एंड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हुई 1940 में। इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। तो ये आप याद रखिएगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका डिस्कवर हुआ उसके बाद आप यहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल के स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड। तो यहां पे इस तरह से सेल की डिस्कवरी का पता चलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो जब मैग्नीफाइंग लेंसेज आपके ना डिस्कवर हुए, इन्वेंट हुए, तो ठीक है, तो उससे क्या हुआ बेटा? माइक्रोस्कोपिक दुनिया पूरी तरह से आपके सामने आ गई। मतलब कि आप चीज जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें थे उसको भी अब देख सकते थे, ठीक है, उसको भी आप देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पे ये बता कि इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो अमीबा जो है ना बेटा, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक सिंगल सेल होता है। ये कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप होता है इसका, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियाई होता है, अजीब सी शेप होती है इसकी, ये अपने हिसाब से अपने शेप को बदल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि एक सिंगल सेल आपका होता है बेटा, जो कि आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कि अमीबा है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए बेटा, क्लामाइडोमोनास ये भी आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामोइशियम ये भी आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एंड बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं बेटा, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब सिंगल, और सिंगल सेल ही अगर जिंदा है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि उसके पास हाथ पैर ये सब नहीं है, ठीक है। वो एक सिंगल सेल है जो खुद से ही खाना भी ढूंढता है, खाना खाता भी है, अपना खाना खुद से बना भी लेता है शायद, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर हम उसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज सम फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहां पे ये बोला गया बेटा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, जैसे आप सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल जुड़ गए हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल जुड़ गए और उन्होंने अलग अलग फंक्शन करना स्टार्ट किया। आपकी आंखें अलग फंक्शन करती हैं, आपकी नाक अलग फंक्शन करती है, आपका मुंह अलग फंक्शन करता है, पेड़ों में पत्ते अलग फंक्शन करते हैं, ब्रांचेस का अलग काम है, स्टेम का अलग काम है, तो आपके रूट्स का अलग काम है ना। तो वो सारे के सारे क्या है बेटा, वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें बहुत सारे अलग अलग सेल जुड़ के आपका एक क्या बना, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी भी एक सिंगल सेल नहीं होगा, उसमें बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है। तो सिंगल सेल को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बेटा, और बहुत सारे सेल जब जुड़ के एक सिंगल बॉडी बने तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। और याद रखिएगा बेटा कि हर एक आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले एक सिंगल सेल ही था। जैसे आप सब सबसे पहले बेटा जाइगोट थे, क्या था बेटा, जाइगोट। तो जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, फीटस से बेबी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक सिंगल सेल से आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हो। तो यहां पे कभी भी कोई अगर कहे कि हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या सिंगल सेल से आया है, तो हम बोलेंगे यस सर, वो हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से आपका डिवाइड होते होते बना हुआ है, ठीक है। सो हाउ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो यहां पे इसका आंसर भी दिया गया है कैसे, तो हम बोलेंगे बेटा सेल अपने जैसे सेल और प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहां पे ना सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स थस कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल है आपके बेटा वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आए हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स है, जितने भी आपके सेल्स है बेटा वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते रहते हैं। क्लियर। तो चलिए, तो ये सब आपको समझ में आ गया हो, मल्टी सेलुलर समझ में आ गया, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर समझ में आ गया, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ये अंतर है, ठीक है। तो प्लीज समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपके रहेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है देखिए बेटा, अब यहाँ पे सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जिसमें कि अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को ले लो ना, हमारी बॉडी में इतने सारे टाइप के सेल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे हमारी बॉडी में जो मसल है, जो ये मसल है बेटा, ठीक है, मसल हाथों के, पैरों के, तो उसमें आपका स्मूथ मसल सेल होता है, ठीक है। ये आपकी मसल सेल है। ये देखिए आपके खून में इस तरह के सेल होते हैं, इसको ब्लड, आपके ब्लड सेल्स या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, इस तरह से ये देख सकते हो। बेसिकली ये आपकी आरबीसी है, ठीक है। ये देखिए बेटा आपके नर्व सेल, आपके बॉडी में जितने
भी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाले जितने भी आपके सेल्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है, जो कि एक जगह से अगली जगह, जैसे आपने गर्म चीज़ टच कर लिया तो कैसे पता चलेगा गर्म चीज़ टच कर लिया है, तो वो सब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले जितने भी सेल होते हैं बेटा वो ये नर्व सेल होते हैं। ओवम ये आपके ये फीमेल एग सेल होता है बेटा, जो कि फीमेल के अंदर में होता है। ये स्पर्म ये आपका मेल जर्म सेल होता है, जो आपकी मेल के अंदर में होता है। ये आपका बोन सेल जो आपके हड्डियों में होता है। और ये जो है बेटा आपका फैट सेल, मतलब जो भी कोई फैट्स वगैरह होते हैं ना आपकी बॉडी में, तो वो इस रूप में बैठे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आप ही के बॉडी में एग्जिस्ट करने वाले अलग अलग किस्म के सेल हैं जो कि आपके बॉडी में रहते हैं, ठीक है, आपके बॉडी में ये सब प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे बताया गया कि इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये आपकी ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सेल्स हैं। तो आप ही के अंदर में देखो इतने सारे टाइप के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, और यही सारे सेल्स जो है बेटा ये ग्रुप बना बना के क्या करते हैं बेटा आपकी बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अगर देखें तो यहाँ पे द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो यहाँ पे ये भी बता दो बेटा कि जितने भी आपके अलग अलग शेप और साइज है ना बेटा ये सेल के, ये इनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इसका काम है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना, ठीक है, तो इसीलिए इतना लंबा इसका जड़ें निकली हुई हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा ये जो बोन सेल है बेटा ये आपके बॉडी को ढांचा देता है, तो इसलिए यहाँ पे देखो इसके बहुत सारे लॉक एंड कीज बने हुए हैं जो कि आपके जाके बोन सेल में फंस जाते हैं, जिससे कि ये और मजबूत होता है, ठीक है। फैट सेल का काम क्या है बेटा? फैट को स्टोर करना। तो इसलिए आप देख सकते हो वैक्यूल बहुत बड़ा है, तो इसके वैक्यूल में कौन बैठा है? एडिपोस, आपके ये जो फ्लूइड वगैरह है यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके ग्लाइकॉल वगैरह बैठा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ओवम में बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है आपके बेबी के लिए, तो इसलिए इतना बड़ा सा ये अंडे की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये जो स्पर्म सेल है बेटा ये मूव कर सकता है, इसीलिए इसकी पूंछ निकली हुई है, तो इसलिए ये मूव करने के लिए ये इस तरह से दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। आपका मसल सेल जो है वो रेशे की तरह क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके मसल जो है बेटा वो रेशे रेशे बने होते हैं, ठीक है। इसलिए ये रेशे चिपकते हैं तो आपकी बॉडी के मसल्स फॉर्म होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि ये सब के जो अलग अलग शेप है ये इनके फंक्शन से डिफाइन होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है ना कि द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा उसके साथ ये रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बताया गया। द सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा के पास बेटा शेप चेंज करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये अपने शेप को बदल सकता है। याद रखिए मैंने आपको बताया कि अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये अमीबा है, तो आपने कहा कि नहीं सर मेरा अमीबा तो ऐसा है, मैं ऐसा बना रही हूँ, लो, तो मैंने कहा हाँ ये भी अमीबा ही है, क्योंकि अमीबा की शेप क्या हो सकती है? बदल सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी बनाओ, ठीक है। आप किसी भी शेप का बना दो अमीबा, ठीक है, ये किसी भी शेप का हो सकता है। ऐसे फोल्ड्स तो नहीं होंगे बट फिर भी है नहीं, बस एग्जांपल दे रहा था मैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो अमीबा है बेटा वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है। तो बहुत सारे आपके अलग अलग सेल्स के लिए बेटा आपकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, वो बदल नहीं सकती, और वो काफी अजीब सी होती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, क्योंकि वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। क्या करता है बेटा? फंक्शन पे डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। आपने नर्व सेल को देखा ना, लंबा सा था वो, है कि नहीं, उसके जड़ें निकली हुई हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे ये जो आपके दिख रहा है बेटा ये आपको ये नर्व सेल है बेटा, ये जो निकला है ना जड़ें इसकी, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट। डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन लेना बाहर से। मैं अगर ये टेबल टच किया, ठीक है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि मैं टेबल को टच कर रहा हूँ, ये टेबल ठंडा है गर्म है, वो सब इन्फॉर्मेशन मेरे हाथों से ट्रांसफर हुआ, मेरे ब्रेन तक गया, और मेरे ब्रेन ने कहा कि ठंडा है, कोई बात नहीं। जैसे तुमने अगर कोई गर्म चीज़ टच कर ली, तुम्हारा ब्रेन फटाक से बोलता है कि अरे गर्म है, हाथ हटाओ, ठीक है। तो तुम जैसे झट से छूते हो हाथ हटा देते हो ना, जैसे आपको कोई चुप जाती हो तो आप भग से भागते हो ना, झट से भागे, है ही नहीं। जैसे आपने आपके पैर में कांटा चुभा तो आप पैर से उठा लेते हो ना, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। ये आपको हेल्प कर रहे हैं इन सब चीज़ें करने के लिए। अगर मान लो किसी का खराब हो गया तो आपको कांटा चुभे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब फील ही नहीं होगा ना, फील ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा। जैसे आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको फील नहीं होता, जैसे कि ये कैसी जगह है जहाँ पे फील नहीं होता कुछ भी। आप चूटी काटो कुछ दर्द ही नहीं होगा, काटिए ना, ठीक है, दर्द नहीं होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे चुट्टी काटिए समझ नहीं आ रहा, बट यहीं पे उतना ही जोर से काटो, मतलब कि यार दर्द होने लगे, उससे थोड़े से भी कम से भी काट रहे फिर भी दर्द हो रहा है, बट यहाँ पे काहे नहीं हो रहा? क्योंकि ये आपका डेड एरिया है, यहाँ पे आपके नर्व सेल्स डेड हो रखे हैं ही नहीं यहाँ पे प्रेजेंट, तो इसलिए आपको ये चीज़ है। बट आपको हाँ ये जो टच है वो फील होता है, यहाँ पे टच आप फील कर सकते हो ना। आप अपने हाथ को टच करो, अभी अपने कपड़े को अगर फील करने की कोशिश करो तो आपके बॉडी में कपड़े जो है वो आपको फील होने लग जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे, है कि नहीं। आपको लग रहा है आपको टी शर्ट फील हो रहा है अभी, है ना, स्वेटर फील होने लगा धीरे धीरे, है ना, तो ये हैवी फील होता है फिर थोड़ी देर में। चलो जो भी है,
आई होप कि ये सब चीजें जो है बेटा आपको समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बताएगा, ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। हर एक लिविंग सेल के पास बेटा एक फंक्शन करने की सर्टेन कैपेसिटी होती है, ठीक है। यहां पे बोला गया ना कि ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म certain basic functions, ठीक है, certain basic functions. We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. तो आप देख सकते हो बेटा कि हम ये जानते हैं कि आपका डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में such as human beings. हम अपने अलग अलग टास्क को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं ना। हम अपने हाथों से अलग काम करते हैं, हम अपने आंखों से अलग काम करते हैं, हम अपने नाक से, मुंह से, पैरों से अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह से अलग अलग काम करते हैं ना। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो आपकी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है बेटा वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। हमारा जो दिल है बेटा वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। बट यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा, ये हार्ट जो है ना ब्लड को पंप करता रहता है, इसलिए आप जिंदा हो। अगर ये अभी अभी धड़कना बंद हो जाए तो आपकी अभी मौत हो जाए, ठीक है, अभी खत्म, मौत, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। आपका जो पेट है बेटा वो किस काम के लिए आता है, खाना पचाने के लिए काम आता है, खाना वाना पचाता है ना पेट आपका, है कि नहीं। एंड सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। आपके सिंगल सेल में भी क्या होता है बेटा, इसी तरह से लेबर को आपका क्या मतलब अलग अलग काम को क्या किया जाता है बेटा, डिवाइड किया जाता है। जैसे न्यूक्लियस का अलग काम है, ठीक है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, आपके गोल्गी एपरेटस का अलग काम है, ठीक है, लाइसोसोम का अलग काम है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है। तो ये सब अलग अलग जो काम है बेटा वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉटन सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज अ सेल ऑर्गेनल्स। तो हम लोग जिस तरह से अपने बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग काम देते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर में बेटा अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स अलग काम कर रहे हैं, वैक्यूल अलग काम कर रहा है। तो ये सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक तरह का आपका जो सेल ऑर्गेनल्स जो है बेटा, मतलब कि सेल के जो अलग अलग पार्ट्स है बेटा, वो आपके अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लीनिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। मतलब कि नया चीज बनाना, वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना। तो ये सब जो है बेटा अलग अलग टास्क जो है बेटा आपके सेल में वो अलग अलग ऑर्गेनल्स करते हैं जो आपके सेल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो एक सेल इन्हीं ऑर्गेनल्स की मदद से जिंदा रह पाता है। अगर ये ऑर्गेनल्स ना हो तो सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। तो ठीक है, तो यही आपके जो है बेटा ये आपका बेसिक यूनिट बनाता है। ये ऑर्गेनल्स के बिना सेल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस ऑर्गेनल्स के साथ जो सेल है बेटा वो आपका बेसिक, These organelles together constitute the basic unit called the cell। और इसलिए याद रखना है बेटा आपको कि हमारा बॉडी जो है बेटा, हमारे बॉडी में जो सेल होता है बेटा वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट। और ये क्या क्या चीजें करता है बेटा, ये आपके बॉडी में फंक्शन करता है। क्या करता है बेटा, फंक्शन। तो याद रखिएगा बेटा, तो आपकी बॉडी में सेल कैसे डिफाइन हो सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर इट इज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, ऑफ योर बॉडी विच परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन, ठीक है, बेसिक फंक्शन। ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है आपकी बॉडी में। अगर आपको सेल को एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो ये क्या है बेटा, बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा इस बात का कि हमारा जो सेल है वो क्या है बेटा, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही सेल होता है। बेसिक फंक्शनल यूनिट का मतलब समझा नहीं सर, तो आपको बोलना पड़ेगा ये इसको बेसिक फंक्शनल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में सबसे छोटी पार्ट है जो हमारी बॉडी में काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट, ठीक है। इन सारे सेल्स के मिलके हम जो काम कर रहे हैं वो अलग चीज है। हमारे बॉडी में जो भी अगर मान लो डाइजेशन चल रहा है तो वो एक एक सेल से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक फंक्शनल यूनिट हमारा लाइफ का क्या होता है बेटा, वो सेल होता है, ठीक है। चलिए अब सवाल आया बेटा यहाँ पे। पहला, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो आपको बोलना पड़ेगा किसने डिस्कवरी की थी बेटा, रॉबर्ट हुक। और उसने कैसे किया था बेटा, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके। कहां पे बेटा, कॉर्क में, ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क में। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बेटा सवाल ही आ गया, क्यों हम कहते हैं बेटा, तो क्योंकि हम कहेंगे बेटा दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हमारे बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। इसीलिए बेटा सेल को हम लोग
क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल ही जुड़ जुड़ के बेटा आपके बॉडी को फॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा बेटा ये वो सारे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं जो आपके सेल के एक बॉडी परफॉर्म धीरे धीरे करती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा, इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं बेटा कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तक? चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं बेटा, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। अब हम यहां बात करेंगे बेटा कि सेल किस किस चीजों से बना होता है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर में क्या क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक कंडीशंस बता दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग कल जो है बेटा, कल हम लोग इसके मेन जो आपके ऑर्गेनल्स है उसको भी डिस्कस करके चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो एक सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, देखिए, वी सॉ अबव दैट द सेल हैज ए स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। तो हमने अभी पढ़ा कि सेल के पास क्या होता है बेटा, ऑर्गेनल्स होता है। सेल के पास भी जैसे हमारी बॉडी में जिस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह सेल के पास भी क्या होता है बेटा, ऑर्गेनल्स होते हैं। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से सेल ऑर्गेनाइज होता है। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स, ठीक है। तो हम सारे के सारे सेल में आपके ये 3 फीचर्स हमेशा देखेंगे, ठीक है, एवरी सेल। तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे बेटा, आपके 3 सबसे कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं इसको समझ लीजिए, ठीक है बेटा। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये 3 चीजें हर सेल में होंगी होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये 3 चीजें हर सेल में एग्जिस्ट करती ही हैं, ये होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक आपके पार्ट्स है सेल के, मतलब सबसे बेसिक ऑर्गेनल्स है आपके सेल्स के, ठीक है, जो कि हर सेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू these features। तो यहां पे इन फीचर्स की वजह से बेटा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की मदद से बेटा यहां पर वही कहा गया है कि ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शन ऑफ द सेल विद इन द एनवायरनमेंट आर पॉसिबल। तो मतलब कि जो कुछ भी सेल आपका कर पाता है सेल के अंदर में और सेल के बाहर में बेटा, वो इन 3 आपके मेंबर्स के कारण हो पाता है। और वो 3 मेंबर कौन कौन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों की मदद से ये सारे के सारे फीचर्स पॉसिबल हो पाते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कैसे। चलिए तो सबसे पहले आपका टॉपिक क्या आ रहा है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आपको वो बाउंड्री होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, वो बाउंड्री जो कि एक सेल के बाहर होता है। देखिए बेटा, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, वो कवर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको एक बार। जैसे मान लीजिए कि चलो इधर दिखाते हैं ना आपको, ये देखिए सेल का डायग्राम ही दिखाता है, ये देखिए बेटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपका सेल है, ठीक है, ध्यान देना, कहां गया, ये नहीं, चलिए इसी को देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका सेल है, ठीक है। इसके बाहर की जो बाउंड्री है ना बेटा, ये बेसिकली आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, वो एक ही बात है, ठीक है। आई थिंक नीचे आ गया होगा, आ रहा है, चलिए देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिखेगा ना, इसलिए मैं बता रहा था आपको। ये देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको दिखता है, ये देखिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। तो एनिमल सेल के पास ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको बेटा, ये ठीक है, ये बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये बाउंड्री जो है बेटा, ये बाहर की बाउंड्री ये आपकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हो बेटा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, वो एक ही बात है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। तो ये आउटर कवरिंग जो होता है ना बेटा, ये हर एक सेल के पास होता है, हर एक सेल के पास, ठीक है। हर सेल के पास ये चीज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके पास एक और चीज रहती है बेटा, वो क्या है बेटा, ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस। और ये जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा है ना बेटा बाहर में, ये जो प्लेट की तरह ये सब जो है, हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म बेसिकली करता क्या है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को पकड़ता है,
ठीक है, इसके बिना आपके ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते, तो इसीलिए इसका होना जरूरी है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो ना कि खाना किस में खाते हो, प्लेट में खाते हो ना, तो उस प्लेट के बिना खाना खा पाओगे? क्यों नहीं खा पाओगे? खाना का जमीन में थोड़ी खाते हैं ना, किसी न किसी में तो रखना पड़ेगा ना उसको। एग्जैक्टली उसी तरह से ये साइटोप्लाज्म, ये वो साइटोप्लाज्म एक प्लेट की तरह है जिसके ऊपर में आप चीजें रखते हो सजा के। ठीक है, तो उस सेल के सारे ऑर्गेनल्स जो है बेटा, ये सारे ऑर्गेनल्स जो दिख रहे हैं ना बेटा आपको, उसमें सजाए जाते हैं, उसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना होगा। चलिए बेटा, अब यहाँ पे ना एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं ठीक है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आगे क्या कहा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए ठीक है, ये देखिए, सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में ना बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, हाइपो, हाइपर और आइसो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, आज देखिए, so this is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment। तो ये आपके external environment से क्या करता है बेटा, सेल को अलग करता है। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell। तो याद रखिए बेटा, some material बोला गया है, some, तो ये सब तो थोड़ा ध्यान रखना, some कुछ मटेरियल को एंटर होना और एग्जिट होने में क्या करता है, ये अलाउ करता है, सबको नहीं करता। ऐसा नहीं कि सभी अगर अंदर आ रहे बाहर जा रहे तो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, जैसे आप इस दरवाजे को ले लो ना, ये दरवाजा जो है बेटा, ये दरवाजा हर किसी को एंट्री नहीं दे सकता ना, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई दारू पीने वाला आदमी आ गया और मैं भी पढ़ूंगा, सेल बैठ गया इधर पे ना, तो क्या होगा, आप उसको बैठने दोगे, है कि नहीं दोगे ना, ऑब्वियसली। या फिर मान लो कोई दूसरा कोई आके बैठ गया है, कोई आदमी आके बैठ गया है, हाँ पढ़ाइए पढ़ाइए, मुझे भी देखना है क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी अलाउ करेंगे, राइट, है कि नहीं। अनटिल एंड अनलेस इफ दे आर योर पेरेंट्स, है ना, आपके पेरेंट्स को आके बैठना है, आप प्लीज बैठिए, देखिए, है ना, क्या पढ़ाया जा रहा है, समझिए। तो यहाँ पे वही चीज है बेटा कि आपको ये समझना है कि यहाँ पे उसी तरह से बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये हर किसी को एंट्री देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट ये किसी किसी ही चीजों को देता है। ठीक है, सो इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल एंड द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए कि ये सबको एंट्री और एग्जिट नहीं देता बेटा, तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये बहुत सिलेक्टिव है चीजों को अंदर और बाहर करने के, अलाउ करने के लिए बहुत सिलेक्टिव है। ठीक है, कि चीजों को सिलेक्ट करता है, पहले सिलेक्ट करके एंट्री और एग्जिट देगा। अगर मान लो कि कोई हार्मफुल चीज आ गई है तो उसको एंटर होने नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस कि वो उस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दे या कुछ कर दे। ठीक है, बट आपके उन चीजों को एंट्री और एग्जिट करने ये नहीं देगा जिसको ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना बेटा, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिवली का मतलब सिलेक्ट करना, परमिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, परमिट करना कि अंदर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, और मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री। ठीक है, तो ये इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ substance take place into the cell, how do substance move out of the cell, है ना। तो यहाँ पे वही कहा गया कि कैसे आपकी चीजें सेल के अंदर और बाहर होती हैं। तो अब इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा कि जब आपके सेल के अंदर और बाहर कोई चीज अगर होना है तो उसके लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल होता है बेटा, वो होता है डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है सर, अब देखिए बेटा, डिफ्यूजन का सीधा सीधा आपका मीनिंग निकलता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब भी कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगी। ठीक है, जब भी कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से कहां मूव करेगी बेटा, लो कंसंट्रेशन में मूव करेगी, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखिए, एग्जांपल में मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे दो टंकी बना दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो टंकी बनाई है, मैंने इन दोनों टंकी को पाइप से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बेटा, पाइप से। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, ये तो टंकी है, इसमें आपकी पानी यहाँ तक भरी हुई है। अभी यहाँ पे मैंने ना ढक्कन लगा रखा है बीच में, बट जैसे मैंने ये ढक्कन खोल दिया, अब क्या होगा, हाँ, ये पानी यहां से कहां जाएगा, यहाँ पे, है ना। अब ये पानी कब तक जाएगा, अरे क्या बात है, जब तक ये दोनों में क्या नहीं हो जाए, बराबरी ना आ जाए। सही बात है ना। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, कितना कॉमन सेंस लग गया ना। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस टंकी में पानी ज्यादा था। तो ये टंकी क्या है बेटा, ये टंकी है बेटा हाई कंसंट्रेशन का, हाई कंसंट्रेशन, और ये टंकी क्या है बेटा, लो कंसंट्रेशन। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जैसे ही आपने ये टंकी का ढक्कन खोला तो उसके बाद क्या हुआ, पानी उधर से उधर भागने लगा। तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, हाई कंसंट्रेशन से कहां की तरफ भागा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। और ये कब तक भागेगा बेटा, तब जब तक भागेगा तब तक कि आपका दोनों में कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो सेल के अंदर और बाहर चीजें ऐसे ही करती हैं डिफ्यूजन की मदद से, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर मान लो कि सेल के बाहर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो पानी कहां जाएगा,
सेल के अंदर जाएगा। क्या बात है नहीं? तो अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सेल के बाहर पानी कम है, तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर। और अगर मान लो कि दोनों में आपके बराबर है, बाहर भी बराबर है और अंदर भी बराबर है, तो तब क्या होगा? तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। देखा, कॉमन सेंस लगा कि नहीं लगा? कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है ना? इसी को हम लोग हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक कंडीशन बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग समझेंगे। पर उससे पहले हम लोग ऑस्मोसिस समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा ऑस्मोसिस भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस जो होता है बेटा वो डिफ्यूजन का ही टाइप होता है। ठीक है, देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या कहा गया? सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से बेटा? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। और मैंने अभी आपको डिफ्यूजन एक्सप्लेन किया। अब मान लीजिए कि आपके सेल के अंदर में CO2 ज्यादा हो गया है, तो सेल के बाहर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा ना। देखिए बेटा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे ये कहा कि मैंने कहा कि सेल के अंदर में आपका CO2 भरा हुआ है और बाहर में O2 भरा हुआ है, तो क्या होगा बेटा? O2 और CO2, यही तो हो रहा है ना। आपके बॉडी के अंदर में CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए आप जब सांस छोड़ते हो तो क्या निकलता है? CO2 निकलता है। ठीक है, और आप सांस लेते तो क्या हो? ऑक्सीजन लेते हो ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हम ऑक्सीजन खींचते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर में क्या भरा हुआ है? CO2, इसलिए हम CO2 छोड़ते हैं। तो इसी को समझना है बेटा कि ये जो सेल है बेटा, अगर सेल के अंदर में CO2 ज्यादा होता है तो CO2 बाहर आता है, और O2 बाहर में ज्यादा होता है तो O2 कहां जाता है बेटा? अंदर जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। और ये प्रोसेस कंप्लीटली हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए बेटा क्या हुआ। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। हमने बहुत सारे आपके चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, बट कोई बात नहीं, आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में तो है ना डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहां पे साफ साफ आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है बेटा कि जब भी कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात को समझना बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आपके रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट रुक जाए, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है बेटा? यहां पे लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। क्या लिखा है बेटा? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फास्ट। क्या होता है बेटा? फास्ट, मतलब फटाफट से वो हो गया। और याद रखिएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस का एक और मीनिंग आएगा जब आप क्लास 11 में जाओगे, तो उसका मतलब यह है कि ऐसा चीज जो होकर ही रहेगा उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ऐसा चीज जो होगा ही होगा वो स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस। भले उसमें कितना टाइम लग जाए बट वो होकर ही रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस। जैसे हमने कहा कि मेरा मरना तय है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैं कभी ना कभी मरूंगा ही, इन अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मरना ही है ना, आप सबको मरना ही है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस, कि ये अपने आप ही होगा। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ चलो भगवान आ जाओ उठा के लेके चल जाओ, नहीं, भगवान ने टाइम सेट कर रखा है आपका। ठीक है, तो आपको एक ना एक दिन मरना ही है, तो उसको भी स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस के यहाँ पे दो मीनिंग आ रहे हैं, फास्ट और जो आपका इनएविटेबल है, होकर ही रहना है जिसको। ठीक है, विच इज फिक्स टू हैपन, तो उसको कहते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलिए, भले कितना टाइम लग जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप कि आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया और आई होप आपको स्पॉन्टेनियस समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस happens in cell when for example some substance like CO2 which is cellular waste। याद रखना CO2 आपके सेल का वेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप CO2 को बाहर छोड़ देते हो। ठीक है, CO2 is cellular waste and requires to be excreted out of the cell। उसको सेल से बाहर निकालना होता है। ठीक है, accumulates in high concentration inside the cell। तो ये सेल के अंदर में ना जमा हो जाता है हाई कंसंट्रेशन में। अब सेल के अंदर में CO2 बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वो कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, है ना। बाहर में CO2 कम होता है क्योंकि सेल के अंदर में आपका CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। सो as soon as there is a difference of concentration of CO2, as soon as there is difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell। तो यहां पे होता क्या है बेटा कि जैसे ही आपका CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर में ज्यादा हो जाता है और सेल के बाहर में कम हो जाता है, तो CO2 कहां निकल जाता है बेटा? बाहर निकल जाता है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसी को कहते हैं बेटा रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। और ये आपका सेल जो है बेटा बहुत एफिशिएंटली करता है। क्या करता है बेटा? सेल इसको बहुत एफिशिएंटली आपका करके दिखाता है। आगे देखिए बेटा, दूसरा बोतल में भरा वो दे दो ना, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। ठीक है, अभी देखिए बेटा यहाँ पे
Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. जब भी एक सेल के अंदर में O2 आपका कम होने लगता है धीरे धीरे, तो क्या होता है बेटा, वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पे एकदम क्लियरली समझाया गया है कि सेल के अंदर में हमेशा CO2 की कंसंट्रेशन हाई रहेगी और सेल के बाहर में किसकी कंसंट्रेशन हाई रहेगी बेटा, O2 की। इसलिए O2 सेल के अंदर आता है, CO2 सेल के बाहर आता है, इसलिए हम इसको O2 को लेते रहते हैं, CO2 को रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा क्या बोला गया, थर्स डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है बेटा कि डिफ्यूजन जो है बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गैसेस एक्सचेंज के लिए, मतलब कि CO2 को छोड़ने के लिए और O2 को लेने के लिए। बट अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा और आगे हम पढ़ेंगे बेटा वाटर के लिए। अब वाटर जो है ना बेटा, वाटर भी डिफ्यूजन का ही लॉ फॉलो करता है, क्योंकि वाटर में भी वही चीज हो रही है, अगर पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो सेल के बाहर आएगा, सेल के बाहर से तो सेल के अंदर जाएगा, और अगर दोनों में बराबर है बाहर और अंदर में तो कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखना बेटा कि इसी मूवमेंट ऑफ वाटर को फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू सेल, मतलब ये जो पानी का जो है ना बेटा मूवमेंट सेल के अंदर बाहर, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं बेटा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा कि वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्लियरली देखना बेटा, यहां से डेफिनेशन है बेटा, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस है बेटा, याद रखिएगा बेटा, ऑस्मोसिस आपका ये फेनोमेना है जिसकी मदद से आपका पानी जो है बेटा सेल के अंदर और बाहर कर सकता है। और याद रखना बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए आपका ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली लिया गया है। जैसे गैसेस के लिए क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं ना, तो वाटर के लिए क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑस्मोसिस। और याद रखना बेटा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही पार्ट है, ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन से अलग मत समझना, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के अंदर में आता है, ठीक है। कि ऑस्मोसिस जो है बेटा बेसिकली आपको क्या बता रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ वाटर बता रहा है कि वाटर कैसे चेंज हो रहा है एक जगह से अगली जगह पे, ठीक है। वाटर कैसे आपका सेल के बाहर निकल रहा है या अंदर जा रहा है, तो ये बेसिकली आपका ऑस्मोसिस डिफाइन करता है। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कंडीशन हमारे सामने आती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे क्या बोला गया, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड। यहां पे देखिए बेटा, the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे काफी खतरनाक अंग्रेजी लिखी हुई है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये कहा गया है कि अगर एक सेल आपका एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जहां पर आपका पानी ज्यादा है तो पानी सेल के अंदर आएगा, या अगर मान लीजिए सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो पानी बाहर जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहां पे यही कहा गया है कि पानी का अंदर होना या बाहर जाना ये डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट में कितना पानी है या सेल के अंदर कितना पानी है, ठीक है। इन दोनों के नेट आपके पानी के जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करने वाला है कि पानी अंदर बाहर करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, इन्होंने आपको 3 कंडीशन दिए हैं, 3 कंडीशन में क्या क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इन तीनों कंडीशन को किस किस नाम से बुलाते हैं, अगर हुआ तो अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए बेटा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। तो मतलब बोला गया है कि अगर सेल के बाहर पानी ज्यादा था तो क्या होगा, तो हमने कहा सेल के अगर बाहर पानी ज्यादा है तो मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब उसके बाहर में बेटा आपकी पानी बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है। क्या है बेटा, डाइल्यूट। और आपका सेल जो है बेटा वो डाइल्यूट नहीं है। सो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि सेल के अंदर में पानी चल जाएगा ना, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो मतलब कि अगर सेल के बाहर में पानी ज्यादा होता है तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। और याद रखिएगा बेटा कि हाइपोटोनिक कहने का मतलब ये हो गया कि सेल के अंदर में अब पानी जाएगा। तो मतलब कि यहां पे होगा क्या बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा बेटा, इनसाइड द सेल। तो यहां पे क्लियरली लिख दिया बेटा फिर से कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बाहर वाला पानी डाइल्यूट क्यों बोलते हैं? डाइल्यूट होने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर बाहर सिर्फ पानी ही है तो उसमें और कुछ तो नहीं है,
ठीक है ना, तो इसलिए उसको डाइल्यूट कहा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक ग्लास ले लो, ठीक है, पानी का ग्लास ले लो, ठीक है, तो पानी के ग्लास में आपने ना नमक मिलाया ना उसमें चीनी मिलाया, कुछ नहीं मिलाया ना, तो बेटा उस पर्टिकुलर ग्लास को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड ग्लास। क्या बोलेंगे बेटा? डाइल्यूटेड ग्लास। ठीक है, अगर आप उसमें चीनी वीनी मिलाने लग जाओ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? तब वो कंसंट्रेटेड होने लगेगा, क्योंकि आपने उसमें चीज़ें मिलाना स्टार्ट कर दिया ना। तो जब बहुत ही कम से कम चीज़ मिलाई जाती है बेटा, तो उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जब चीज़ें उसमें आप मिलाना स्टार्ट करते हो बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे देखिए बाहर में पानी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसमें कुछ तो और है नहीं, तो इसलिए बेटा ये क्या है बेटा? डाइल्यूटेड है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पानी बाहर कम हो, तो हम उसको बोलेंगे ये कंसंट्रेट होकर बैठा हुआ है। ठीक है, पानी कम है ना वहाँ पे, इसलिए जहाँ पानी ज़्यादा होता है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, और जहाँ पानी कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड। So water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enters the cell and this is likely to swell up. तो यहाँ पे सेल को क्या कहते हैं? सेल क्या होता है बेटा? सेल फूल जाता है, क्योंकि सेल के अंदर पानी जाने लगा ना, तो पानी अंदर जाने लगा तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना वो, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा? सेल आपका फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा बेटा? फूल जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा? जैसे आप लोग कभी भी खीर में अगर ये खाते हो बेटा किशमिश, तो किशमिश फूली हुई मिलती है ना वो खीर में। क्यों? क्योंकि जो किशमिश होती है वो सूखी होती है, खीर में डालते खीर में आपका क्या होता है? पानी दूध होता है ना, तो वो उस किशमिश में एंटर करने लग जाता है। ठीक है, या फिर आपके घर में अगर किशमिश है तो घर में जाइए, पानी लीजिए और उस पानी में किशमिश गिरा दीजिए। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे बाद देखना वो किशमिश फूल जाएगा, क्योंकि उससे पानी चल जाएगा ना, क्योंकि उसको आपने डाइल्यूट पानी में डाल दिया ना, तो उसमें होगा क्या? उस किशमिश के अंदर पानी कम था, तो उसके अंदर धीरे धीरे पानी जब घुसने लगेगा तो धीरे धीरे आपका किशमिश फूल जाता है। तो इस तरह से बेटा होता क्या है कि इस तरह से आपका जो सेल है वो फूल जाता है। अब चलिए अगला कंडीशन देखते हैं बेटा, अगले में क्या बताया गया है। अगला कंडीशन आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है बेटा, उसमें यह बोला गया है कि इफ the medium has exactly the same water concentration as the cell। बोला गया है कि आपके सेल में और आपके मीडियम में सेम ही वाटर था, तो कुछ होगा इसमें? कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों में बराबर पानी है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया बेटा? इसमें ना ही पानी अंदर जाएगा ना ही पानी बाहर आएगा, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, काम खत्म है ना। वाटर crosses the cell membrane in both direction, but the amount going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water। इसीलिए आपका the cell will stay the same size। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ना पानी अंदर जा रहा है ना पानी बाहर आ रहा है, तो सेल में कुछ भी नहीं होगा, सेल ऐसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा बेटा कि सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर पानी अंदर और बाहर सेम है तो आपका पानी का मूवमेंट नहीं होगा। चलिए, तो फाइनली हम थर्ड केस में आ गए बेटा। थर्ड केस में क्या होगा बेटा? अब सबसे लास्ट केस में एक ही केस बचा हुआ है ना, क्या बोलेंगे आप बेटा? कि इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। क्या बोला गया बेटा? मीडियम के पास लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, मतलब कि बाहर में पानी कम है बट सेल के अंदर क्या है बेटा? पानी ज्यादा। सो मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि बाहर पानी कम है ना, इसलिए कंसंट्रेट बोला जा रहा है। ठीक है, सो द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल क्या कर देगा बेटा? पानी छोड़ देगा, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, मैं इसको समझने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका समझाता हूं। ठीक है, देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना, तो उसका गुस्सा कहां निकलता है? बाहर निकलता है ना। और हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा कोई गुस्सा होता है बोलते हैं हाइपर मत हो ज्यादा ना। तो हम इस सेल को ऐसे ही मान सकते हैं कि सेल अगर मान लीजिए बहुत गुस्से में है तो वो हाइपर है। ठीक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी कहां निकलेगा? बाहर, गुस्सा बाहर निकलेगा ना, एग्जैक्टली। और अगर आपको ये समझ में आएगा तो आइसो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हाइपर समझ में आ गया तो हाइपो को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइपो अपने आप ही समझ में आता है। तो आपको इस तरह से समझना है कि हाइपर का मतलब क्या है बेटा? जो बाहर निकलेगा, गुस्सा बाहर निकलेगा उसी तरह से। ठीक है, पानी बाहर निकलेगा, तो हाइपर समझ में आएगा, तो हाइपो अपने आप ही समझ में आ गया, हाइपो अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, सिंपल ना। तो इस तरह से इस चीज को याद रखना। ठीक है, सो अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell ना, इसलिए सेल क्या हो जाएगा बेटा? श्रिंक हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट केस में क्या होता है बेटा? सेल फूल गया था क्योंकि उसमें पानी कम था। दूसरे केस में क्या हुआ? सेल को कुछ नहीं हुआ क्योंकि दोनों में पानी बराबर था। बट थर्ड केस में क्या हुआ बेटा? सेल आपका श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपका पानी ज्यादा था तो निकल गया बाहर ना, तो ये छोटा हो जाएगा। थर्ड, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो क्लियरली बता दिया गया बेटा कि ऑस्मोसिस क्या है बेटा? डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है। तो बताइए कि डिफ्यूजन के बाहर नहीं है ये। So through a selectively permeable membrane. So now let us try out the following activity. तो एक्टिविटी प्लीज देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या किया गया है? एक्टिविटी में बोला गया रिमेंबर द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग, रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय रिमूविंग, बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बोला गया रिमूव द शेल ऑफ एन एग।
शेल है ना बेटा, एग का शेल है ना, उसको रिमूव करने के लिए बोला है बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना डाइल्यूट, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, आपका हाथ जलेगा नहीं क्योंकि आपके पानी ज्यादा होती है उसमें। तो उसमें बोला द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो सेल होता है ना बेटा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द सेल, एक पतली सी आपकी जो है ना बेटा जो ये द थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द सेल, पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासिस इन इट बाई ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से जो है बेटा आपका पानी जो है वो एग के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से एग फूल जाता है, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबो के अगर उसका छिलका छील दो तो क्या होता है बेटा कि आपके एग के ऊपर ना एक पतली सी लेयर बन जाती है सफेद सफेद, ठीक है, जो कि आप लोगों ने काफी बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप अंडा वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, तो अगर उस एग को छीलते हो ना तो उसके ऊपर उस छिलके के अंदर में और एग के बाहर में ना एक लेयर होती है सफेद सी, ठीक है, जो आपके उसमें लगी रह जाती है। उसको छील लेने के बाद ना फिर उसको पानी में डुबो देना, 5 मिनट के बाद देखना कि वो जो अंडा है तुम्हारा थोड़ा सा फूल जाएगा क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है, और पानी अंदर चला जाता है। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, ये आपका हाइपोटोनिक कंडीशन है। क्या है बेटा? हाइपोटोनिक, क्योंकि हाइपोटोनिक में ही सेल के अंदर पानी जाता है ना। और आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा सेल पूरी दुनिया में आपका अंडा ही होता है। एग इज द मोस्ट एग इज द बिगेस्ट सेल, ठीक है, एग अंडा जो होता है ना सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो लॉन्गेस्ट सेल जो होता है बेटा वो आपका न्यूरॉन होता है, जो आप मैंने बताया ना जो आपका ये न्यूरॉन वगैरह है, नर्व सेल एग्जैक्टली, तो वो आपका होता है, ठीक है। चलिए जो भी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है काफी हद तक, है ना। तो ये आपका था बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी। एक मिनट, ठीक है।